नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस प्लेटफॉर्म पे एक नई सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज। यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 से लेके 105 जो भी हाल ही में अमेंडमेंट हुआ, इन सब अमेंडमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यूजुअली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट्स है, किस अमेंडमेंट में क्या कहा था, 42nd में क्या हुआ, 44th में क्या हुआ, 1st में क्या हुआ, 10th में क्या हुआ, याद नहीं रहती हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं एक एक वीडियो में आपको एक अमेंडमेंट समझाऊंगा और साथ ही साथ जो उसके पीछे की हिस्ट्री है, जो उसके पीछे की कहानी है, वो सारी हम डिस्कस करते चलेंगे। इससे आपके लिए अमेंडमेंट्स को याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि देखो अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है। कहा जाता है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स अभी तक हुए हैं। 72 सालों में लगभग कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस के जो ऑलमोस्ट 72 ईयर्स होने वाले हैं, उसमें 105 अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जब हम कहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट होता है। ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट से मतलब है कि वो समय के साथ साथ इवॉल्व करता रहता है। जो चीज़ 1950s में हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने सोची थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रखी थी, आज जो सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सोशल मिलियू है, जो पूरी पॉलिटिकल सोशल सिनेरियो है, वो काफ़ी बदल चुका है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक अमेंडमेंट की पावर है, पार्लियामेंट के पास एक अमेंडमेंट की पावर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट का प्रोविजन होना चाहिए। ये बदलते सोशल पॉलिटिकल मिलियू को सोसाइटी के अपने अंडर इनकॉर्पोरेट कर सकता है, साथ ही साथ अडेप्ट भी कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए हम अमेंड करते रहते हैं समय समय पे कि जो नए चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, उनको हम अडेप्ट कर सकें, वो एकोमोडेट किए जा सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक बहुत एक्सप्लिसिट आर्टिकल 368 इंसर्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और क्लियरली कह दिया था कि समय पड़ने पे जो प्रोसीजर है वो हम यहाँ दे देते हैं और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो टाइम टू टाइम यहाँ पे अमेंडमेंट्स करती रहे। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 1 में। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा काफ़ी और जुडिशियल एग्जाम्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये सब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। स्टडी IQ पे इन सब विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज़ आते हैं इन सबके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल से डाउनलोड कर सकते हैं और @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। एज यू ऑल नो कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। ठीक है, इसको हमने कंट्री में अडॉप्ट किया, साथ ही साथ इसको इम्प्लीमेंट भी किया। अब जो पहले अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट हुई वो 1951, ऑलमोस्ट 15 मंथ्स के बाद। आप देखेंगे यहाँ पे 18 जून 1951 में जो पहला अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ। अब इसके पीछे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 1952 में जो है वो गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वही एक केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह कंटिन्यू कर रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये लगा, या फिर नई गवर्नमेंट को ये लगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम एक्सप्लिसिटली डाल देते तो बेटर होता। क्योंकि बहुत सारे केसेस आ रहे थे देश भर से, केसेस एज इन बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में बहुत सारे इश्यूज को चैलेंज किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। कई जगह ये देखा जा रहा था कि कोर्ट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन को ठीक से नहीं कर पा रही। अब इसके लिए हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट थी, उसको ऐसा लगा कि देखो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चेंजेस हैं, जो हमारी गवर्नमेंट फेस कर रही है, हमारी गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लाना चाह रही है, हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स करना चाह रही है, हमारी गवर्नमेंट सोशल रिफॉर्म्स करना चाह रही है, रिजर्वेशन देना चाह रही है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन नहीं है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को ला सकती है, नहीं ला सकती। जितनी स्टेट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को लाने की कोशिश करती रही, उनको हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जाने लगा। इनफैक्ट आपको याद होगा कामेश्वर सिंह पटना हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसमें क्लियरली कह दिया गया था कि गवर्नमेंट जो है, या जो स्टेट गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, वो किसी भी तरह के लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को नहीं ला सकती, लैंड सीलिंग एक्ट को नहीं ला सकती, और जमींदार से उनकी लैंड इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि आर्टिकल 19 में जो लैंड है वो एक फंडामेंटल राइट है। इसी के साथ साथ रोमेश थापर केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एक एक्सक्लूसिव राइट है, वो लोगों को मिलता है, सरकार उस राइट को नहीं ले सकती। चंपकम दोराई राजन में 1950-51 में ये कहा गया कि रिजर्वेशन तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है,
तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन दे ही नहीं सकती। कहीं नहीं मेंशन्ड है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 तक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, तो यहाँ तक तो कहीं हमें नहीं दिखता कि रिजर्वेशन है। तो इसके चलते इन सारे जो इश्यूज गवर्नमेंट यहाँ पे फेस कर रही थी, गवर्नमेंट को अमेंडमेंट नंबर 1 यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ा। अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या मेजर चीजें चेंज की गई, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो जोड़ा गया, उसके थ्रू लिखा गया कि स्पेशल प्रोविजन स्टेट यहाँ पे ला सकती है जिसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन रहेगा। आर्टिकल 19 में 2 तरह के अमेंडमेंट किए गए। एक चीज आर्टिकल 19 में ये रखा गया कि गवर्नमेंट के पास, अगर आप बात करें पार्लियामेंट के पास, या गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड और कॉमर्स कर सकती है। अगर गवर्नमेंट किसी भी एंटरप्राइज को नेशनलाइज करने की कोशिश कर रही है तो वो पर्सन जो है, जैसे टाटा का हम कहें कि अगर टाटा एयरलाइन को गवर्नमेंट को नेशनलाइज करना पड़ता, तो टाटा ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन का, आप मेरा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरली कह दिया कि अगर स्टेट चाहे तो वो नेशनलाइज कर सकती है। इसी के साथ साथ हमने देखा 31 क्लॉज ए 31 बी जो है वो जोड़ा गया, उसमें क्लियरली लिखा गया कि जमींदारी को अबॉलिश किया जाएगा। शेड्यूल 9 जोड़ा गया। तो ये सारी चीजें जो आप देखेंगे कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू की गई, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से थोड़ी सी गलतियां हम कह सकते हैं, जो कुछ अनदेखियां हो गई थी, वो सब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रेक्टिफाई की गई। जैसे कि आप देखेंगे आर्टिकल 19 में 3 और रेस्ट्रिक्शंस जोड़े गए फ्रीडम को लेके। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इनको ऐड किया गया। मतलब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो नहीं लिया जाएगा प्रोवाइडेड यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रहेंगे। इसी के साथ साथ हमने देखा ब्रिजभूषण केस, रमेश थापर केस के चलते यहाँ पे गवर्नमेंट को टर्म जो है रिस्ट्रिक्शन के साथ एक टर्म जोड़नी पड़ी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। मतलब अभी आप पढ़ते हैं आर्टिकल 19 को, वहां पे क्लियर लिखा होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जब नया कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था तब टर्म रीजनेबल नहीं था, तब टर्म सिर्फ रिस्ट्रिक्शन था और गवर्नमेंट किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा देती थी। तो कोर्ट ने गवर्नमेंट की डांट लगाई और बोला कि देखो रिस्ट्रिक्शन तो लगाओ आर्टिकल 19 पे, लेकिन उसकी रीजनेबल होना चाहिए, उस रिस्ट्रिक्शन के पीछे एक रीजनेबल कॉज होना चाहिए। नेशनलाइजेशन को गवर्नमेंट को आसान करना था, इसलिए आर्टिकल 19 को इस तरह से अमेंड किया गया। तो आप यहाँ देखेंगे आर्टिकल 15 को अमेंड किया गया जिसमें रिजर्वेशन अलाउ किया गया। साथ ही साथ आर्टिकल 19 में रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए गए, 3 रेस्ट्रिक्शंस ऐड किए गए, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। तो ये 3 रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए गए आर्टिकल 19 में। साथ ही साथ आर्टिकल 19 में एक टर्म ऐड किया गया कि जो रेस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल होगा। अब इसके बाद और क्या क्या चेंजेस होते हैं, कुछ और 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में। आर्टिकल 85 में पहले जैसा कि आपने देखा कि जब हम पार्लियामेंट की सेशन की बात करते हैं तो क्लियरली ये मेंशन नहीं था कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। इसको भी चेंज किया और ये लिखा गया कि 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ का गैप, 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ 87 में एक अमेंडमेंट किया गया, जैसे कि अभी आप आर्टिकल 87 को देखते हैं कि जैसे ही फर्स्ट सेशन जनरल इलेक्शन के बाद होता है या हर ईयर का जो फर्स्ट सेशन होता है उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। तो ये जो फर्स्ट सेशन है, पहले फर्स्ट अमेंडमेंट से पहले ये एवरी सेशन था, ठीक है। तो ये एवरी सेशन वर्ड को हटा के फर्स्ट सेशन वर्ड है डाला गया। तो अभी आप देखते हैं कि किसी भी नए लोकसभा का पहला सेशन, हाउस का पहला सेशन प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। हर साल का पहला सेशन यानी बजट सेशन अगर हम टेक्निकली बात करें तो उसको भी प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। इसी के साथ साथ 9 शेड्यूल को एक्सप्लिसिटली डाला गया। ये कहा गया कि 9 शेड्यूल जो है वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा, यानी अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ 9 शेड्यूल में डालती है तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ऑफ द लैंड जो है वो इसे रिव्यू नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से फर्स्ट अमेंडमेंट के चलते 3 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखिए कि सबसे पहले रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि एक फंडामेंटल राइट था उससे लिमिट किया गया। पार्लियामेंट ने यह कहा 31A और 31B में कि देखो हम आपको प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट तो दे रहे हैं, लेकिन हम डिसाइड करेंगे कि कितना राइट कब किसको देना है। तो ये एक लिमिटेशन डाल दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी पे।
और साथ ही साथ आर्टिकल 19 को एक्सपैंड भी किया गया और रिफाइन भी किया गया। तो एक्सपैंड की बात मैं बोलूं तो वहां पे फ्रेंडली रिलेशंस वाला क्लॉज डाला गया कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेंगे अगर आप फ्रेंडली रिलेशन को हैम्पर कर रहे हैं, अगर कोई ऑफेंस को इंसाइट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो रेस्ट्रिक्शन रहेंगे वो रीजनेबल इन नेचर रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। बस इतना ही था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट और यही हमें इसके बारे में जानना था। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट को डिटेल में एक एक वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।